कहानी की शुरुआत में हमें एक शहर को दिखाया जाता है जहां लोग अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त हैं। तभी इन्हीं में से एक आदमी अपने ऑफिस से घर आकर खुद को आराम देने के लिए वीडियो गेम खेलने बैठ जाता है। अगले दिन जब वह ऑफिस के लिए बाहर निकलता है तो अचानक उसे कार्डियक अरेस्ट आ जाता है और वह बेहोश हो जाता है। पर जब उसकी आंखें खुलती है तो वह खुद को एक अलग ही जगह में पाता है। उसके सामने एक औरत खड़ी होकर उसे देख रही है और मुस्कुरा रही है। वह यह सोचने लगता है कि आखिर ये औरत है कौन। उसे लगता है कि शायद उसे हॉस्पिटल लाया गया है और यह लेडी एक नर्स है। लेकिन तभी वो अपने ऊपर एक उड़ते हुए डॉग को देख काफी ज्यादा चौंक जाता है। तभी उस कमरे में एक मेड आती है और उस लेडी से कहती है कि आपकी चाय तैयार है। फिर वो उस आदमी को देखते हुए कहती है कि आपका बेटा बहुत ही प्यारा है। तभी वह आदमी मेड की ट्रे पर अपने रिफ्लेक्शन को देख चौंक जाता है। उसे यह विश्वास नहीं होता कि वो एक बच्चा बन गया है। उसे लगता है कि शायद वो सपना देख रहा है। वास्तव में उसका जन्म एक अलग ही दुनिया में हुआ है। वो समरफोर्ड कैलेंडर के 200वें ईयर में समरफोर्ड एम्पायर में पैदा हुआ है। उसका नाम आरिस लुवेंट रखा गया। समरफोर्ड एम्पायर पूरे समरफोर्ड कॉन्टिनेंट पर रूल करती है। 3 साल बाद आर्स अब बड़ा हो गया है। इतनी छोटी सी उम्र में ही वो काफी सारी किताबें पढ़ने लगता है। इसे देख उसके आसपास के लोग काफी ज्यादा अचंभित हो जाते हैं। आर्स महसूस करता है कि पिछली दुनिया में अपना जीवन खोने के बाद इस दुनिया में आर्स के रूप में उसका पूर्ण जन्म हुआ है। इतनी छोटी उम्र में ही विभिन्न किताबों को पढ़ने की वजह से उसने इस दुनिया की काफी जानकारी हासिल कर ली है। उसे यह एहसास होता है कि यह दुनिया अर्थ से बिल्कुल अलग है। यहाँ कई सारी रहस्यात्मक चीजें होती रहती है और यहाँ के लोग जादू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसे यह दुनिया एक वीडियो गेम की तरह लगती है। जिस लुवेंट फैमिली में उसका जन्म हुआ था वह एक नोवेल घराना था और उन्हें छोटे से क्षेत्र लैम्बर्ट की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उनका घर काफी बड़ा और सुंदर था और उनके यहाँ काफी सारे काम करने वाले नौकर और नौकरानियाँ थे। आर्स खुद को काफी खुशनसीब महसूस करता है कि उसे ऐसे घराने में जन्म लेने का मौका मिला। साथ ही उसके अंदर एक ऐसी शक्ति है जो कि यहाँ किसी के पास नहीं है। वो अपनी इस शक्ति को जानता है। एक दिन वो अचानक सिपाहियों के ट्रेनिंग रूम में चला जाता है। उसे वहाँ देख सभी सोल्जर चौंक जाते हैं। फिर वह उन सबसे कहता है कि वो बस यहाँ उन सभी को ट्रेनिंग करते हुए देखने आया है। उसे सुरक्षित स्थान में देख सिपाहियों को इससे कोई एतराज नहीं होता। उसे इतनी छोटी उम्र में यहाँ आते देख सिपाही उसकी प्रशंसा करते हैं। उन्हें लगता है कि वो एक दिन बड़ा होकर जरूर महान योद्धा बनेगा। उसी दौरान आर्स एक ट्रेनी सोल्जर को देखता है जो कि अपने मास्टर से फाइट सीख रहा है और उनकी डांट भी खा रहा है। वह ट्रेनी अपना बेस्ट देने की कोशिश में लगा है। आर्स को वह ट्रेनी थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है और वह अपनी अप्रेजल शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उस ट्रेनी की खूबियों को देखता है। उसे लगता है कि इस ट्रेनी में भाला चलाने से ज्यादा तीरंदाजी की बेहतरीन स्किल है। इधर वह ट्रेनी अपने मास्टर से बुरी तरह हारकर काफी थका हुआ सा होता है। तभी आर्स उसके पास जाता है और उसे उसके नाम से बुलाता है। वो ट्रेनी यह देख चौंक जाता है कि उसे उसका नाम कैसे पता। फिर आर्स उसे पूछता है कि क्या तुमने कभी धनुष का इस्तेमाल किया है। इस पर वो ट्रेनी कहता है कि वो कभी ऐसे हथियार का इस्तेमाल नहीं करेगा जो कि अपने दुश्मन को दूर से मारे। वह एक असली मर्द की तरह आमने सामने लड़कर दुश्मन का खात्मा करना चाहता है। फिर आर्स उसे सुझाव देते हुए कहता है कि शायद तुम भाले के मुकाबले धनुष चलाने में माहिर हो, तुम्हें इसे एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए। पर वह ट्रेनी धनुष चलाने को तैयार नहीं होता। इस पर बाकी के सिपाही उसे एक बार धनुष चला देने को कहने लगते हैं क्योंकि आखिरकार यह हमारे छोटे मालिक का विश है। उसे उनकी बातों को इस तरह काटना नहीं चाहिए। इसे सुन वह ट्रेनी एक शॉट मारने को तैयार हो जाता है पर वह तीर उठाते हुए आर्स से कहता है कि उसने अपने जीवन में कभी भी धनुष नहीं चलाया। इस पर आर्स उस पर विश्वास दिखाते हुए कहता है कि तुम यह कर सकते हो। फिर वह ट्रेनी अपने लक्ष्य पर निशाना साधते हुए कमान से तीर को छोड़ता है और सच में उसका तीर बिल्कुल ही निशाने के बीच में लगता है। बाकी सैनिक इसे देख शॉक्ड हो जाते हैं पर उन्हें लगता है कि यह तुक्के से लग गया। वे उसे फिर से एक शॉट मारने को कहते हैं। वो ट्रेनी कई सारे शॉट मारता है और उसका हर तीर निशाने के बिल्कुल बीचों बीच जाकर लगता है। सभी उस ट्रेनी की तारीफ करने लगते हैं और कहते हैं कि वो एक तीरंदाज बनने के लिए ही पैदा हुआ है। वो ट्रेनी जिसका नाम मिले है वो भी सोचता है कि धनुष चलाना उतना भी बुरा नहीं है क्योंकि आखिरकार जंग में सब कुछ जायज है। फिर वहाँ के सभी सिपाही आर्स को घेर लेते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर उसने मिले की खूबी को कैसे पता किया। इस पर आर्स कहता है कि उसने बस अनुमान लगाया था। आर्स जानता है कि कोई भी उसकी अप्रेजल वाली शक्ति पर विश्वास नहीं करेगा, इसलिए उसने किसी को अपनी शक्ति के बारे में सच नहीं बताया। आर्स की शक्ति बाकी लोगों पर वैसे तो काम करती थी पर वह खुद पर इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता था। इससे वह बिल्कुल भी खुश नहीं था। रात को खाने के दौरान आर्स के फादर उसे मिले की धनुष संबंधी प्रतिभा को ढूंढ देने पर उससे काफी इम्प्रेस होते हैं और उसकी प्रशंसा करते हैं। आर्स अपने पिताजी से थोड़ा डरता था क्योंकि वह हमेशा ही बहुत ही गुस्से में दिखाई देते थे। फिर आर्स अपने पिताजी पर भी अपने अप्रेजल शक्ति का प्रयोग करता है। वह यह देख चौंक जाता है क्योंकि उनके
स्टेट्स काफी ज्यादा बेहतरीन थे। वो इस बात से काफी ज्यादा प्रभावित होता है कि उसके पिता एक किसान से एक नोबेल व्यक्ति बन गए, वो भी अपने मार्शल आर्ट कौशल से। फिर उसके फादर उसे कहते हैं कि वो अपने इंस्टिंक्ट को और अधिक निखारे, क्योंकि आखिरकार उसे एक दिन इस राज्य का लीडर भी तो बनना है। वे आगे कहते हैं कि लोगों की प्रतिभा को पता लगाने की उसकी क्षमता भविष्य में उसकी काफी मदद करेगी। फिर वे अपने खाने का कुछ हिस्सा आर्ट्स को देते हैं ताकि वो जल्दी से बड़ा हो जाए। आर्ट्स इस पर काफी ज्यादा खुश होता है। इसके बाद से तो आर्ट्स अपने साम्राज्य को जानने के लिए और अधिक पुस्तकें पढ़ने लगता है। इन्हें पढ़ने के बाद वो महसूस करता है कि इस साम्राज्य का भविष्य बहुत ही खतरे में है, क्योंकि यहाँ के नेता भ्रष्ट हैं। आम लोगों के बीच कई सारे विद्रोह हो रहे हैं और अमीर लोग अपने अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आर्ट्स को डर है कि कहीं ये सभी चीजें मिलकर साम्राज्य को युद्ध की दहलीज पर लाकर खड़ा न कर दे। उसे अपने लोगों की फिक्र है और वह किसी तरह भी अपने लोगों को सुरक्षित रखना चाहता है। तभी उसे अपने पिता की कही बात याद आती है और उसे तुरंत एक आइडिया आता है। वह एक कॉस्ट्यूम लगाकर रास्ते में निकल पड़ता है और टाउन के सभी लोगों के स्टेट्स को अपने अप्रेजल पावर से देखने लगता है। काफी देर तक जांच करने के कारण आर्ट्स काफी थक जाता है और वह एक गली में बैठ जाता है। तभी अचानक एक औरत एक आदमी को अपने दुकान से निकाल देती है, क्योंकि वह अपने आइटम उस आदमी को नहीं बेचना चाहती थी। आर्ट्स उस आदमी को देखता है। उसे लगता है कि शायद यह आदमी यहाँ का तो नहीं है। तभी एक बच्चा उस आदमी की ओर इशारा करते हुए कहता है कि यह तो मेल्कन है। उसकी मम्मी उसे उससे दूर रहने को कहती है। वहाँ से गुजरता हर आदमी मेल्कन को घृणा की दृष्टि से देखने लगता है। आर्ट्स उसे देख सोचता है कि मेल्कन एक ऐसे लोगों का समूह है जो कि समुद्र पार करके यहाँ पर आए हैं। वह जानता है कि इनमें से ज्यादातर लोग गुलामों के रूप में यहाँ पर लाए गए हैं। उसे उस पर दया आती है, इसलिए वह उस आदमी को रोटी देने के लिए आगे बढ़ता है। सभी उस बच्चे को ऐसा करते देख काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि आखिर हाउस लुवेंट का उत्तराधिकारी एक मेल्कन की मदद क्यों कर रहा है। वह आदमी उसकी रोटी को लेता है और आंखों से आंसू बहाते हुए उसे खाने लगता है। तभी आर्ट्स अपनी अप्रेजल शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उस आदमी को देखता है। वो यह देख चौंक जाता है कि उसके स्टेट्स तो बिल्कुल ही परफेक्ट हैं। वह जानता है कि यह आदमी एक दिन महान योद्धा बन सकता है। लेकिन तभी वह आदमी आर्ट्स को धन्यवाद देते हुए वहाँ से जाने लगता है। आर्ट्स उसका पीछा करता है, लेकिन वह आदमी उसे ऐसा करने से रोकता है, क्योंकि इससे टाउन के लोग उस पर गुस्सा करेंगे। आर्ट्स उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे रिटेनर बनोगे। इसे सुन वह आदमी चौंक जाता है। वास्तव में आर्ट्स ऐसे प्रतिभाशाली लोगों को अपनी सेना में रिक्रूट करना चाहता है ताकि उसका क्षेत्र स्ट्रॉन्ग बन सके। उस आदमी को लगता है कि आर्ट्स बस केवल बकवास कर रहा है, लेकिन तभी आर्ट्स अपनी पहचान उसे बताता है। यह जान वह आदमी काफी ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है। तभी आर्ट्स उसे बताता है कि वह चाहता है कि वो उसका रिटेनर बने, क्योंकि उसने उसके अंदर काफी ज्यादा प्रतिभा सेंस की है। वह आदमी कहता है कि आखिरकार तुम्हें मेरे बारे में मुझसे ज्यादा कैसे पता। इस पर आर्ट्स कहता है कि यह मेरी खूबी है। वह आदमी आर्ट्स के प्रस्ताव पर रुचि तो दिखाता है, पर क्योंकि समाज में उसकी कोई हैसियत नहीं है और तो और उसकी वजह से आर्ट्स को प्रॉब्लम भी हो सकती है, यह सोचकर वो इस प्रस्ताव को रिजेक्ट कर देता है और वहाँ से चला जाता है। पर आर्ट्स फिर से उसका पीछा करने लगता है, क्योंकि वह जानता है कि ऐसा प्रतिभाशाली इंसान उसे बार बार नहीं मिलने वाला। आर्ट्स को पता है कि यह आदमी भूखा है, इसलिए वह उसे स्वादिष्ट खाने का प्रलोभन देने लगता है और बहुत सारे फूड्स का नाम लेने लगता है। इसे सुन वह आदमी रुक जाता है और आर्ट्स के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है। वह आर्ट्स के पीछे पीछे उसके घर चला जाता है। उसे विश्वास नहीं होता कि आर्ट्स सच में यहाँ के लॉर्ड का बेटा है। तभी डाइनिंग टेबल में शेफ उन्हें खाना परोसते हैं, लेकिन वे उस आदमी को थोड़ा सा ही खाना देते हैं, क्योंकि वह एक मालकन है। फिर वे उसे कहते हैं कि खाना खत्म करने के बाद वह तुरंत ही यहाँ से चला जाए। आर्ट्स महसूस करता है कि सच में लोगों के अंदर मेल्कन के लिए काफी ज्यादा घृणा का भाव है। नौकरों की इस हरकत पर उन्हें कुछ कहने के बजाय आर्ट्स सीधे ही उस मालकन के पास जाकर बैठता है और अपना खाना उसे शेयर करता है। इसे देख सभी नौकर चौंक जाते हैं और उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। तभी एक मेड उस मेल्कन को भी अच्छा खाना सर्व करती है, जिसे खाकर वो काफी ज्यादा खुश होता है। उस मेल्कन का नाम रीड्स है। आर्ट्स रीड्स से पूछता है कि वो इस विलेज में क्या कर रहा है। इस पर रीड्स कहता है कि बहुत समय पहले वो एक मर्सनरीज ग्रुप का मेंबर हुआ करता था, लेकिन युद्ध में उनके ज्यादातर मेंबर्स मारे जाने की वजह से उनका ग्रुप टूट गया और तब से वो यहाँ वहाँ भटक रहा है। आर्ट्स उससे पूछता है तो तुमने दूसरी ग्रुप ज्वाइन क्यों नहीं की। इस पर रीड्स कहता है कि उसे किसी ने हायर ही नहीं किया, क्योंकि कोई भी ग्रुप एक बच्चे को, वो भी बिना किसी उपलब्धि के, अपने ग्रुप में नहीं रखते। तभी एक नौकर उनके पास आता है। वह रीड्स को उनका समय पूरा होने और वहाँ से तुरंत निकल जाने की बात कहता है, पर आर्ट्स उससे कहता है कि उसने रीड्स को यहाँ पर अपना रिटेनर बनाने के लिए लाया है। नौकर कहता है पर लॉर्ड रेवन इसे स्वीकार नहीं करेंगे। इस पर आर्ट्स रीड्स को लेकर सीधे अपने पिताजी के पास ही चला जाता है। लॉर्ड रेवन कहते हैं कि हम किसी मेल्कन को अपना अनुचर नहीं बना सकते। इस पर आर्ट्स कहता है कि रीड्स बहुत ही प्रतिभाशाली है, अगर हम
हमने उसे छोड़ दिया तो उसकी प्रतिभा बर्बाद हो जाएगी। रेवन कहते हैं कि माल्कन बहुत कमजोर होते हैं, किसी भी मेल्कन के पास कोई भी स्पेशल टैलेंट नहीं होता। आर्स अपने पिताजी के इस पारंपरिक धारणा पर काफी ज्यादा दुखी होता है, पर फिर भी वह हार नहीं मानता और उन्हें समझाने की कोशिश करने लगता है। वो उन्हें कहता है कि अगर उन्हें रीड्स के स्किल पर शक है तो वे उसका टेस्ट ले सकते हैं। अपने बेटे को रीड्स पर इतना ज्यादा भरोसा करते देख लॉर्ड रेवन हैरान हो जाते हैं, लेकिन तभी उन्हें याद आता है कि आर्स ने मीले के भी टैलेंट को ढूंढ निकाला था। यह सोचकर वे रीड्स का टेस्ट लेने को तैयार हो जाते हैं। अगर वो इसमें सफल हो गया तो वे उसे अपनी सेना का हिस्सा बनाएंगे। वह खुद मॉक बैटल द्वारा उसकी परीक्षा लेंगे। इसे सुन आर्स चौंक जाता है, क्योंकि उसे पता है कि उसके पिताजी के मुकाबले रीड्स उतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है और वह उम्र में भी उससे काफी छोटा है। वो इसे सही नहीं मानता, लेकिन इस पर लॉर्ड रेवन कहते हैं कि तुमने ही तो कहा था कि ये टैलेंटेड है, क्यों? फिर वे आगे कहते हैं कि हम दोनों बराबरी के स्तर पर नहीं लड़ेंगे, बल्कि रीड्स को थोड़ी छूट दी जाएगी। इसे सुन आर्स थोड़ी राहत महसूस करता है। यह कहकर वे वहाँ से चले जाते हैं। रीड्स कहता है कि आखिर आर्स उसे अपना रिटेनर बनाने के लिए इतनी मशक्कत क्यों कर रहा है? क्या वह उस पर दया दिखा रहा है? आर्स कहता है कि क्या तुम मेरे रिटेनर नहीं बनना चाहते? अगर नहीं चाहते तो तुम जा सकते हो। रीड्स कहता है कि यह उसके लाइफ का सबसे बेस्ट ऑफर है। वैसे भी मेल्कन को कोई पसंद नहीं करते। तभी आर्स उसे कहता है कि उसे उसकी जरूरत है, क्योंकि वह एक दिन इस लैंड का लॉर्ड बनेगा और ऐसे में उसे रीड्स की आवश्यकता होगी। रीड्स उसे आश्वासन देते हुए कहता है कि वो अपना बेस्ट देगा। फिर रीड्स ट्रेनिंग रूम में एंटर करता है। उसे देख सभी सिपाही उसे पहचान लेते हैं कि वह एक मेल्कन है। उनके सामने एक समय सूचक रखा जाता है। रेवन रीड्स से कहते हैं कि समय समाप्त होने से पहले अगर उसने उन पर एक भी वार किया तो वह जीत जाएगा। फिर नियम के अनुसार वे दोनों एक दूसरे को अपना परिचय देते हैं और फाइट स्टार्ट होती है। लॉर्ड रेवन रीड्स पर एक के बाद एक अटैक करते हैं, जिसे रीड्स बड़ी ही मुश्किल से डॉज करने लगता है। लड़ाई के दौरान लॉर्ड रेवन की पावर को देख रीड्स महसूस करता है कि भले ही यह तलवार लकड़ी की है, लेकिन अगर उसे यह लग जाए तो इससे भी उसके टुकड़े हो सकते हैं। लड़ाई चलती रहती है। रीड्स को इस तरह मुश्किल स्थिति में देख आर्स को लगता है कि रीड्स के जीतने के कोई चांसेस नहीं है, लेकिन बाकी सैनिक यह देख हैरान हो जाते हैं कि रीड्स इतनी देर तक लॉर्ड रेवन के सामने टिका हुआ है। इधर लॉर्ड रेवन का एक प्रहार रीड्स को काफी दूर फेंक देता है, लेकिन रीड्स वापस खड़ा हो जाता है। तभी लॉर्ड रेवन उससे कहते हैं कि तुम्हारे पास काफी कम समय बचा है। इसे सुन रीड्स को आर्स की बातें याद आने लगती है। वो उसके भरोसे को नहीं तोड़ सकता। फिर वह अपना पूरा जोर लगाकर लॉर्ड रेवन पर हमला करने लगता है। भले ही उसके सारे अटैक फेल हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वह हार नहीं मानता। तभी रीड्स लॉर्ड रेवन पर एक आखिरी जोरदार अटैक करता है, पर लॉर्ड रेवन उसे भी रोक देते हैं और अनाउंस करते हैं कि लड़ाई खत्म हो गई है। रीड्स चौंकते हुए पीछे मुड़कर समय सूचक की ओर देखता है, पर वो तो अभी भी भरी हुई थी। सभी को लगता है कि रीड्स ने जरूर लॉर्ड रेवन को इम्प्रेस कर लिया है और सच में लॉर्ड रेवन उसकी जीत की घोषणा करते हैं और उसे अपने सेना में नियुक्त कर लेते हैं। आर्स उन्हें थैंक्स कहता है। इस पर लॉर्ड रेवन कहते हैं कि तुम सही थे, मैंने भी इस लड़के के अंदर काफी प्रतिभा महसूस की है। मुझे उम्मीद है कि वो एक दिन टॉप क्लास स्वॉर्ड्समैन बन सकता है। फिर वे आर्स को कहते हैं कि लोगों की कौशल को समझने में उसकी जो क्षमता है वो भी काफी बेहतरीन है और अगर उसने इसका अच्छे से इस्तेमाल किया तो यह उसे एक दिन महान लीडर बनाएगी। इधर बाकी के सैनिक रीड्स को घेर लेते हैं और उसे बधाई देते हुए पूछने लगते हैं कि वो इतना ताकतवर कैसे बना। वे उसका रहस्य जानना चाहते हैं। बाद में हमें रीड्स को उसके नए कपड़ों में दिखाया जाता है। उसने पहले कभी ऐसे कपड़े नहीं पहने थे। उसे देख आर्स काफी एक्साइटेड हो जाता है। फिर रीड्स आर्स से वादा करते हुए कहता है कि मेरा जीवन तुम्हारा कर्जदार है और मैं अपना पूरा जीवन तुम्हारी सेवा में समर्पित करता हूँ। इसे सुन आर्स काफी ज्यादा खुश होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। साइन आउट।